किसानों, भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने ये 5 जून 2020 को खेती के बारे में जो 3 कानून बनाए गए हैं इसके ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। आज कोरोना के इस मौके पर मोदी की सरकार ने इसको एक अवसर के तौर पर प्रयोग करने की बात की है, और ये अवसर किसानों के लिए नहीं बल्कि बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए, कंपनियों के लिए मालो माल करने का एक अवसर देने की बात की है। और बहुत ही बेशर्मी के साथ किसानों के साथ ये कहते हुए मजाक किया गया कि देश तो सन 47 में आजाद हो गया था, लेकिन किसानों को आजादी अब मिली है। अब ये आजादी है कि बर्बादी है, ये अब आप लोगों ने सोचना है। ये कानून क्या है? सबसे पहला कानून है जो वाणिज्य और व्यापार से, जो कृषि उपज और मंडियों से संबंधित है। इसमें सरकार कहती है इस कानून के तहत कि अब किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, उसके लिए छूट होगी, मंडी से बाहर बेच सकता है। इसका मतलब क्या है कि मंडी से बाहर प्राइवेट मंडियां, प्राइवेट व्यक्ति, प्राइवेट एजेंसियां, प्राइवेट घराने, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने वो आएंगे और किसान की फसल को खरीदेंगे। हो सकता है एक साल वो मंडी के रेट से 5-10 रुपया फालतू भी दे दे, लेकिन इसके पीछे असली मकसद क्या है कि प्राइवेट तौर पे जब खरीद शुरू हो जाएगी और ये खिलाड़ी जब खरीद के इस मैदान में आ जाएंगे तो मंडियों का सिस्टम खत्म हो जाएगा। और मंडियों का सिस्टम खत्म होने से 2-3 नुकसान सीधे तौर पे जो दिखाई देते हैं। पहला नुकसान तो ये होगा कि जब मंडियों में खरीद नहीं होगी तो जो समर्थन मूल्य है, जिसको हम सरकारी रेट कहते हैं, मांग तो हमारी ये थी कि हमें डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक C2 के फार्मूले के मुताबिक हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। C2 का मतलब है कंप्रिहेंसिव कॉस्ट, यानी जिसमें किसान की जमीन के ठेके से लेकर के उसकी मेहनत, मजदूरी और तमाम जो खर्चा खेती के ऊपर होता है सबको जोड़ करके उसमें जितना खर्चा आता है, मान लो 1 क्विंटल पैदा करने के अंदर किसी भी फसल को 100 रुपए खर्चा आ जाए तो कम से कम उसको 50 रुपए और जोड़ करके 150 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाए, तभी किसान बच पाएगा। मांग तो ये थी, लेकिन ये समर्थन मूल्य को ही खत्म करना चाहते हैं। सरकारी खरीद नहीं होगी और इसके पीछे जो असली मकसद है कि सरकारी खरीद से पीछे हटना और समर्थन मूल्य से पीछे हटना है, जो किसान के लिए बहुत ही घातक होगा। और इससे न केवल किसानों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा बल्कि मंडियों में भी आज जो 6000 से ऊपर जो रजिस्टर्ड मंडियां हैं और हजारों मंडियां ऐसी हैं जो स्थापित दूसरी की गई हैं, जिसके अंदर आज लाखों लोग, चाहे वो मंडी मजदूर हो, चाहे वो आड़ती हो, मुनीम हो, लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है, तो उनका रोजगार भी खत्म हो जाएगा, मंडियां बंद हो जाएंगी। तो इसलिए आज ये जो कानून है इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम निकलेंगे, क्योंकि मंडियां खत्म होगी, आड़तियों के काम बंद होंगे और प्राइवेट जो खिलाड़ी आएंगे वो अपनी मन मर्जी से, फिर जब मंडियों का ये ढांचा बैठ जाएगा तो वो अपनी मन मर्जी से फिर फसल खरीद करेंगे। और फसल खरीद करके इसका जो असर होगा वो एक तरफ जब किसान की फसल आएगी तो वो सस्ते भाव में खरीदेंगे, वो 20 तरह के पैमाने लगाएंगे, गुणवत्ता की बात कहेंगे, ग्रेडिंग की बात कहेंगे, तेरा छोटा दाना है, तेरा काला दाना है, तेरे में नमी है, तमाम तरह की बातें करते हुए वो अपनी मनमर्जी से किसान की लूट करेंगे। इसलिए यह जो कानून है ये बिल्कुल ही किसान विरोधी है और कंपनियों के लिए इसमें वो अपने ग्रुप बनाएंगे, एफपीओ बनाएंगे, किसानों के कहने को तो बड़े बड़े ग्रुप बनाएंगे। ये ग्रुप उनके लिए
कंपनियों के लिए एजेंट के तौर पे काम करेंगे। किसान के फायदे में इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए हमारा साफ मानना है कि ये जो कानून है ये बिल्कुल ही किसान विरोधी है। दूसरा जो इसमें कानून है वो है आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो हमारे देश के अंदर एक कानून होता था 1925 का, 1955 में इसमें बदलाव किया गया और अब इसको बिल्कुल बदल दिया। उसके अंदर, क्योंकि ये भी पहले कानून के साथ जुड़ा हुआ है और उसी की पूर्ति और उसी के रास्ता देने के लिए इस कानून में बदलाव किया है। कंपनियों ने कहा हम खरीद करेंगे, हमारे पास माल होगा, लेकिन माल का हमें स्टॉक करने का भी हमें छूट मिले। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो कानून है इसमें बदलाव करके अब जो खाने पीने की चीजें हैं, खाद्यान्न की चीजें हैं, आलू है, प्याज है, सब्जियां हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको उससे बाहर निकाल दिया और उसको पूरा स्टॉक करने की छूट देती है। कितना स्टॉक करें और जब तक 100% महंगाई का रेट ना बढ़े तब तक इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई सरकार का कंट्रोल नहीं होगा। तो इसमें जमाखोरी और काला बाजारी थोक के भाव बढ़ेगी, यानी जब फसल आएगी तो ये फसल को अपने मन मर्जी से सस्ते रेटों के ऊपर खरीदेंगे और जब उपभोक्ता को देने की बात आएगी तो अपने मन मर्जी के रेट के मुताबिक ये महंगे रेटों के ऊपर बेच करके ये उपभोक्ता की खाल उतारेंगे। ये उदाहरण हमारे सामने है, प्याज का उदाहरण देख लें। प्याज अपने हरियाणा के अंदर खास तौर पे हम देखते हैं कि प्याज के दो बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं हमारे आसपास। जो प्याज आता है वो राजस्थान का सीकर का प्याज आता है या महाराष्ट्र का अमरावती के इलाके का प्याज आता है। और पिछले 5-6 साल से तो ये हालत हो रही है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, हमारे दोनों ही जगह किसान सभा का मजबूत संगठन है, सीकर के इलाके में भी और अमरावती के इलाके में भी। किसान का प्याज 2.5 रुपए किलो से लेकर के 3.5 रुपए किलो तक बड़ी मुश्किल से वहां धरने प्रदर्शन करके आंदोलन करके बिकवाना पड़ता है। किसान की मजबूरी है कि वो कहीं रख नहीं सकता प्याज को, उसके पास कोई स्टोर की सुविधा नहीं है और उसका जो खर्चा होता है खेती के ऊपर, फसल पकते ही किसान की ये मजबूरी और जरूरी होता है कि वो अपनी फसल को बेचे, क्योंकि उसको पैसे का लेन देन करना होता है, आड़ती से पैसे उठाए होते हैं, बैंक के कर्जे की किस्त देनी होती है, तो फसल को रख नहीं सकता, रखने की उसके पास जगह भी नहीं है और कोई व्यवस्था भी नहीं है। तो तब उसकी फसल को खरीद करके प्याज, आप देखिए उदाहरण आपके सामने है, ये कई सालों से हमारे सामने जो खेल किया जा रहा है कि 2.5-3 रुपए किलो प्याज खरीद करके 2-3 महीने कोल्ड स्टोर की हवा खिला करके उस प्याज को 50 रुपए से लेकर के 80-90 रुपए किलो तक बेचा जाता है। तो इसका कानून का फिर देखिए क्या होगा, यानी एक तरफ किसान का शोषण, किसान को निचोड़ा, और दूसरी तरफ उपभोक्ता को महंगे रेट पर बेच करके मुनाफाखोरों ने अपनी तिजोरियां भर ली, उपभोक्ता की खाल उतारी। अब कोई इसको ये कहे कि ये किसान के भले में है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये बिल्कुल किसान विरोधी है। और तीसरा अध्यादेश जो ये कानून लेके आए हैं वो है ठेका खेती के संबंध में। ये कंपनियां आएंगी, किसान से समझौता करेगी, समझौता करके वो कहेगी कि इतने समय के लिए हम आपको ये पैसे देंगे और ये जमीन के ऊपर खेती हम अपनी मर्जी से करवाएंगे। वो क्या बीज उगाएंगे ये उनकी मर्जी होगी, वो कैसा बीज लेंगे वो उनकी मर्जी होगी, और उसके बाद जो अनुबंध करेंगे, समझौता करेंगे, समझौते के मुताबिक जो वो रेट तय करेंगे वो भी उनकी मनमर्जी चलेगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। अगर समझौते से कोई भी कंपनी या कोई भी कारपोरेट पीछे हटता है, जो अनुबंध किया, जो समझौता किया है, किसान की सुनवाई कहीं नहीं होगी। उसमें केवल एक मीडिएटर के तौर पर सुनने के लिए उपमंडल स्तर का अधिकारी या जिला स्तर का एक अधिकारी होगा। और अधिकारियों की स्थिति क्या है, ये जो सरकारें हैं आज अधिकारी इनके इशारे के ऊपर नाचते हैं, जो ये कहते हैं वो करते हैं। और जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां और कॉर्पोरेट घराने आएंगे जिसके ऊपर आज मोदी की सरकार नाचती है, केंद्र की सरकार नाचती है, तो जिला या उपमंडल स्तर के अधिकारी की क्या औकात होगी। और उसमें साफ है कि वो किसान के पाड़े में न खड़ा होकर के
किसान के पक्ष की बात नहीं करेगा, वो कंपनियों की बात करेगा। और इससे भी आगे बढ़कर के बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसान को उसके साथ किसी प्रकार की ज्यादती हो, कोई कंपनी शर्त तोड़े, कोई समझौता तोड़े, उसको अदालत में जाने का भी अधिकार नहीं है। तो जब ये ऐसा कानून होगा तो ये कंपनी की मर्जी होगी, वो किस चीज की खेती करवाए, क्या भिजवाए, उनकी गुणवत्ता, उसके ऊपर क्या पैमाने, क्या शर्तें लगाए, ये कंपनी अपनी मन मर्जी होगी। और किसान अपने ही खेत के ऊपर एक मजदूर के रूप में काम करेगा और उसकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये कानून बिल्कुल ही किसान विरोधी है। अब ये तीनों जो कानून बनाए गए हैं, आप इसका समय देखिए। कोरोना के समय में आज जरूरत तो इस बात की थी कि किसानों का कोई पैकेज देते। अब आपने बहुत से साथियों ने सुना होगा कि पैकेज के नाम के ऊपर भी जो किसानों के साथ मजाक किया गया। यहाँ हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी बोली और 2 दिन तक लोग टेलीविजन के सामने बैठे रहे कि आज किसानों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन सच्चाई उसकी निकल के आई कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, और वो भी मरी हुई चुईया निकली। यानी किसानों को 1 रुपए की मदद करने की बजाय बल्कि ये कहा कि हम 3 महीने तक आपके ब्याज की किस्तों का स्थगित कर देंगे। यानी 1 रुपया कर्जे माफी की तो बात छोड़ो, जरूर तो आज ये थी कि किसान कर्जे में डूबा पड़ा है, इसकी कर्जा माफी के लिए कुछ राहत देते। इसके अलावा हमारा तो 1 पैसा भी किसान का ब्याज का भी माफ नहीं किया है। ये किसानों के साथ व्यवहार है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और यही इस बीजेपी का, मोदी सरकार का चरित्र है। जो कहते हैं उसके ठीक उल्ट करते हैं। और सारे का सारा जो कानून आज बनाए जा रहे हैं, वो बड़े बड़े घरानों, अनिल अंबानी कॉरपोरेट घरानों के लिए बनाए जा रहे हैं, देशी विदेशी पूंजीपतियों के लिए बनाए जा रहे हैं। आम लोगों से इनका कोई वास्ता नहीं। तो इनका जो निचोड़ है तीनों कानूनों का, ये स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए कि हमारे ये मंडियों का सिस्टम खत्म होगा, जिससे आड़ती भी, छोटा व्यापारी भी, मंडी का मजदूर भी बर्बाद होगा और किसान तो होगा ही होगा। समर्थन मूल्य से सरकार पीछे हटना चाहती है, सरकारी खरीद से पेड़ छुटवाना चाहती है और खेती को पूरे तौर पर कंपनियों के हवाले करना चाहती है और जमाखोरी को बढ़ावा देकर के उनको उपभोक्ताओं को भी लूटने की पूरी छूट देना चाहते हैं। और ठेका की जो खेती के तहत है, उनकी नजरें हमारी जमीनों के ऊपर हैं। वो धीरे धीरे हमारे को पंगु बना करके जब ये सारी व्यवस्था बैठ जाएगी, ठप हो जाएगी, तो धीरे धीरे वो हमारी जमीनों के ऊपर भी कब्जा करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसीलिए हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि ये कानून बिल्कुल किसान, मजदूर और आम देहात की जनता जो 65% से देहात के अंदर रहती है, और खास तौर पर छोटे किसानों की, क्योंकि हमारे देश के अंदर आज जो किसानी की जो भूमि का जो आकार है वो लगातार घटता जा रहा है और 85-86% ऐसे किसान हैं जो 5 एकड़ से छोटे किसान हैं। तो ये पूरे तौर पे बर्बादी की तरफ लेके जाएंगे। और ये हम कहते हैं कि ये किसानों का डेथ वारंट है। और ये जो आजादी की बात करते हैं, ये किसानों की आजादी नहीं बल्कि ये किसानों की बर्बादी है और कंपनियों के लिए खुली आजादी और खुली छूट देना चाहते हैं। इसके अलावा इन कानूनों के सिवाय एक और बिल, बिजली बिल 2020 के नाम से लेके आए। ये बिल भी पूरे तौर पे बिजली को निजीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। और बिजली का अगर पूरे तौर पे निजीकरण होता है तो एक रेट और एक देश की बात कह करके आज जो खेती के अंदर बिजली की स्थिति है, जो ट्यूबवेल के ऊपर हमें बिजली मिलती है, खेती में जितनी भी चीजें आज हम प्रयोग कर रहे हैं, खाद, बीज, दवाई, डीजल, तमाम चीजें, केवल एक रात की जो हमें सांस मिलती है वो बिजली से मिलती है, खासतौर पर हरियाणा में। और अगर ये पूरे तौर पर निजी हो जाती है तो ये निजीकरण होने के बाद इसका रेट 8 रुपए से लेकर 10 रुपए प्रति यूनिट तक होगा। और हमारे साथ बड़े धोखे के साथ इसको लागू किया जाएगा। ये कहा जाएगा कि एक बार आप बिजली का बिल भर दें, उसके बाद आपके खाते में सब्सिडी आ जाएगी। वही होगा जैसे हमारे गैस सिलेंडरों के साथ हुआ था।
तो इसलिए ये बिजली बिल आने के बाद हमें इस बात की पूरी आशंका नहीं बल्कि पूरी इस बात की डर है कि ये जो हमारे ट्यूबवेल के ऊपर बिजली है या छोटा किसान है, छोटा उपभोक्ता है, उसका रेट अगर 8-10 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगा तो दोबारा हमारे अंधेरे के अंदर धकेलने की बात है, जो बहुत ही खतरनाक है। इसी के साथ ये श्रम कानूनों के अंदर जो सुधार किया गया, किसान सभा की ये साफ समझदारी है कि श्रम कानून ये जो बड़ी कुर्बानियों के बाद 12 घंटे की जो ड्यूटी की गई है, बड़ी कुर्बानियों के बाद 8 घंटे की ड्यूटी का कानून पूरी दुनिया के अंदर बना था। हमारे देश के अंदर भी आज इसको 12 घंटे किया जा रहा है। श्रम कानूनों को आज अदल बदल करके खुले तौर पे बड़े बड़े पूंजीपतियों को लूटने की और शोषण करने की छूट दी जा रही है। तो इसलिए किसान सभा इन श्रम कानूनों का भी जो बदलाव किया है इसका पूरे तौर पे विरोध करती है। और इन बातों को लेकर के अखिल भारतीय किसान सभा पूरे देश में पिछले कई सालों से आंदोलन छेड़े हुए हैं और हमने कोशिश की है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, कि हम पूरे देश के अंदर छोटे मोटे जितने भी किसान संगठन और कुछ जो खेती से जुड़े हुए मजदूर संगठन है उनको इकट्ठा किया जाए और 250 से ज्यादा किसान और मजदूर संगठन इकट्ठे करके पूरे देश के स्तर के ऊपर अखिल भारतीय संघर्ष समिति नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिन्होंने पिछले दौर में दिल्ली के अंदर एक बड़ी रैली करके 2 कानून बनाने की बात की थी और ये कहा था कि किसानों को कर्जा मुक्त किया जाए और दूसरा इस बात का कानून बनाया जाए कि सरकार सभी फसलों का, अभी केवल 20 फसलों का समर्थन मूल्य है, हम कहते हैं कि सभी फसलों का सरकारी रेट जिसको कहते हैं समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो C2 के फार्मूले के हिसाब से तय किया जाए और उसकी सरकारी खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। तभी किसान बच सकता है, तभी खेती बच सकती है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और इसको लेकर के अभी पिछले दिनों हरियाणा के अंदर और खास तौर पे पंजाब के अंदर किसानों का एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत हो रही है, क्योंकि इसका प्रभाव भी इस इलाके में सबसे ज्यादा पड़ना है। आज सरकारी खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसा भी लंगड़ा लुल्ला मिल रहा है, ये पंजाब और हरियाणा के अंदर, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ही मिल रहा है। बाकी देश के बड़े हिस्से के अंदर आज समर्थन मूल्य के ऊपर फसल नहीं खरीदी जा रही है। हालांकि यहाँ भी जो समर्थन मूल्य तय करते हैं उसके ऊपर सरकारी खरीद नहीं की जाती है। ये हमारे सामने उदाहरण है, सरसों के मामले में सरसों की खरीद नहीं हुई, आज बाजरे की खरीद नहीं समर्थन मूल्य के ऊपर हो रही, कपास की खरीद नहीं हो रही, धान की खरीद नहीं हो रही। और पिछले 6 साल में गन्ने के रेट में 6 साल के बाद 10 रुपए की बढ़ोतरी केवल की है। और उसमें भी जो आज हालत है वो किसान मारा फिरा सभी मंडियों के अंदर फसलों से अंटी पड़ी है। मंडी कभी बोली नहीं होती, बोली हो जाती है, तुलाई नहीं होती, तुलाई हो जाती है, उठान नहीं होती, उठान हो जाता है तो पेमेंट नहीं होती है। और सरकार और इसके लगे बग्गे रोज अखबारों के अंदर, टेलीविजन के अंदर सरेआम झूठ बोलते हैं। 48 घंटे में पेमेंट हो जाएगी, 72 घंटे में हो जाएगी, एक महीने तक आज किसानों को उनकी पेमेंट दी जा रही है फसलों की। तो इसलिए पंजाब और हरियाणा के अंदर पिछले काफी समय से हम भी दूसरे संगठनों के साथ मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर हमने कोशिश की थी, 33-34 संगठनों की मीटिंग रोहतक के अंदर बुलाई थी, जो वर्किंग ग्रुप बनाया गया और उसमें ये तय किया गया कि पहले हमने 25 तारीख को बंद किया, उसके बाद हमने हरियाणा के अंदर सभी जो MPs हैं, चाहे वो लोकसभा का है चाहे राज्यसभा का, उनके घेराव का, मकानों का घेराव किया गया, उनके निवासों का घेराव किया गया। उसके बाद हम 9 नवंबर को करनाल में मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया। और अब हमारा ये नारा है, समन्वय समिति का ये आह्वान है कि 26-27 तारीख को दिल्ली चलो। 26 तारीख को दिल्ली में पहुंचना है सब अपने साधनों से। हमारी कोशिश है कि किसान का जो औजार है, मुख्य साधन है, वो ट्रैक्टर है, कि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई अपने ट्रैक्टर लेकर के, सर्दी का मौसम है, हालांकि समस्या बहुत है, फसल की बिजाई का भी समय है, खास तौर पे कपास के इलाके में अभी
फसल की बिजाई जोरों पर है, काम जोरों पर है, लेकिन इसके बावजूद भी हजारों किसान अपने ट्रैक्टरों से ही दिल्ली पहुंचेंगे और इसमें अलग अलग संगठनों की अलग अलग रणनीति तय है। कुछ संगठन जो दिल्ली के अंदर रास्ते जाते हैं, हमें आशंका है कि हो सकता है कि पंजाब के किसानों को बॉर्डर के ऊपर हरियाणा में रोक ले, लेकिन हम अपने अपने साधनों से किसान सभा ने तय किया कि हमारा जो मुख्य पॉइंट है जहां हम बड़ी संख्या के अंदर पहुंचेंगे, रोहतक से आगे बहादुरगढ़ के पास सांपला इकट्ठे होंगे। चारों तरफ से किसान अपने साधन लेकर के सांपला पहुंचे, ये हमारी अपील है। और इसके अलावा 3 पॉइंट और 4 पॉइंट जो तय किए हैं, यूपी की तरफ भी, नोएडा की तरफ है, आगरा वाली सड़क पे भी है, जयपुर वाले पे भी है और चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पे भी तय है कि सभी से हमारी अपील है, आज वक्त ये देखने का नहीं है कि किसका क्या झंडा है, किसकी क्या यूनियन है, क्या संघर्ष समिति है। किसान सभा की ये बिल्कुल साफ समझदारी है कि आज सब किसान भाइयों को इकट्ठे होकर के इन मुद्दों के लिए जोर से आवाज उठानी चाहिए, वरना आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी और बच्चे हमारे से पूछा करेंगे कि पापा, पिताजी, जब ये काले कानून मोदी की सरकार लेके आई थी, आप क्या कह रहे थे, आप क्या कर रहे थे? तो हम ये कह के बच नहीं सकेंगे कि बेटे उस समय कोरोना का दौर था। आज हमें कोरोना से भी लड़ना है, कोरोना की महामारी का। हालांकि सरकार ने तो इसको मजाक बना दिया और अपनी सारी जिम्मेवारियों से पीछे हट करके ये लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया, लेकिन लोगों ने इस बात को, क्योंकि ये जो मौसम आ रहा है, कोरोना का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें कोरोना से भी जंग लड़नी है। इसमें हमें दूरी का भी ध्यान रखना है, अपने मुंह के ऊपर मास्क या अंगोछा बांध करके उसको भी ध्यान रखते हुए इससे भी लड़ाई लड़नी है। और केंद्र की जो ये मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार आज किसानों और मजदूरों के लिए जो ये काले कानून ला करके दोबारा से गुलाम बनाने की जो साजिश रची है, इसके खिलाफ भी लड़ना है। ये आज हमारी जिम्मेवारी बनती है। एक बार फिर मैं अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से हरियाणा के तमाम किसान संगठनों से और मजदूर संगठनों से भी अपील करते हैं कि वो 26 नवंबर को दिल्ली पहुंचे और अपने अपने साधनों में 2 दिन का अपना राशन पानी, खाने का व्यवस्था, कपड़ा ओढ़ने का सर्दी का मौका है, वो साथ लेकर के चले। और ये बड़ी अच्छी बात है कि देश के अंदर पहली बार ट्रेड यूनियनों ने भी, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे मजदूर है, चाहे किसी झंडे की वो का संगठन है, सब ने 26 तारीख को हड़ताल का आह्वान करके किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। किसानों के जो ये बर्बाद करने वाले कानून है, इसका विरोध किया है। किसान सभा उन तमाम संगठनों का, चाहे वो ट्रेड यूनियन है, चाहे कर्मचारी संगठन है, उनका भी धन्यवाद करती है, क्योंकि ये कानून बनने के बाद न केवल किसान और मजदूर की बर्बादी होगी, बल्कि तमाम गरीब जनता के ऊपर एक बड़ा भारी हमला होगा। इसलिए आज मौका है कि अब सब मिल करके इसका डट के मुकाबला करें। और हम सभी राजनीतिक पार्टियों से भी यह अपील करते हैं कि जैसे पंजाब के किसानों ने मजबूर कर दिया कि वहां के अकाली दल जो बीजेपी की सरकार का हिस्सा होते थे, किसानों के दबाव में सरकार से बाहर आना पड़ा, यहाँ पर भी जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो केवल अखबारों के बयानबाजी तक सीमित न रहे, टेलीविजन में बयान देने तक सीमित न रहे, बल्कि आज जरूरत इस बात की है कि किसानों के साथ सड़कों पे आए और मजबूती के साथ आंदोलन लड़े और ये वायदा करें। और इस बात का हम बिल्कुल पक्का इरादा करें कि हम किसी भी कीमत के ऊपर, आपने कानून तो बना दिए, लेकिन इनको किसी भी कीमत के ऊपर जमीन के ऊपर लागू नहीं होने देंगे। ये हमारा निश्चय हो, तभी हम खेती को और किसान को बचा पाएंगे, गरीब आदमी को, मजदूर को, देहात को बचा पाएंगे, शहर के गरीब लोगों को बचा पाएंगे। वरना इन कानूनों से, तो पहले मैंने कहा है, किसान और मजदूर तो बर्बाद हो गई, साथ में उपभोक्ता के ऊपर भी बड़ी भारी मार पड़ेगी, ये हमारा कहना है।